Hello everyone. So my name is Anuj Sisodia and I am a physics faculty in Navodaya Academy. और बेटा आज हम लोग देखेंगे 50 क्वेश्चंस ऑफ द टॉपिक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी. तो बेटा देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हमें दिया गया है. मेटालिक रॉड ऑफ लेंथ L and cross sectional area A is made of material Young's modulus Y. If the rod is elongated by an amount L, then the work done in elongation is proportional to. तो यहाँ पे बेटा वर्क डन पूछ रहा है. सो W क्या होता है? हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम, ये होता है बेटा. सो हमें पता है कि स्ट्रेस होता है यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन. तो बेटा यहाँ पे हम लोग सिग्मा की जगह पे ये लिख सकते हैं. तो वर्क डन क्या आएगा? हाफ यहाँ पे आ जाएगा यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन टू द पावर 2 इनटू वॉल्यूम. तो बेटा यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा वर्क डन जो है वो प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन टू द पावर 2 आ गया. तो स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया है कि चेंज L है. तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा? L स्क्वायर. वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, जो कि क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर है C. ऑप्शन नंबर C यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा. अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा. सो बेटा हम लोग यहाँ पे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन. एस्टिमेट द ड्रॉप इन टेम्परेचर व्हेन अ लिक्विड ड्रॉप ऑफ रेडियस r breaks into n to the power 3 small drops where T is the surface tension, rho is the density and capital C is the specific heat capacity. तो बेटा यहाँ पे जब हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें क्या यूज करना है कि एनर्जी में जो चेंज होता है वो क्या होता है? एम सी और डेल्टा थीटा. डेल्टा टी टेम्परेचर में चेंज क्या होगा? डेल्टा थीटा होगा. सो बेटा डेल्टा थीटा क्या हो जाएगा? डेल्टा ई अपॉन एम इंटू सी, ये हो जाएगा. अब सरफेस टेंशन में जो चेंज आता है, सरफेस टेंशन में जो चेंज आता है वो भी एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. तो बेटा यहाँ पे क्या होगा? सरफेस टेंशन क्या होता है हमारा? सरफेस टेंशन एनर्जी क्या होगा बेटा? एनर्जी यहाँ पे हो जाएगा, चेंज इन एनर्जी हो जाएगा सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन द एरिया, दैट इज ए फाइनल माइनस ए इनिशियल. सो इन दोनों को आप इक्वेट करेंगे और फिर आपको बेटा यहाँ पे मिल जाएगा डेल्टा थीटा इक्वल्स टू 3t बाय रो सी और 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन कैपिटल आर. ये आप सॉल्व करेंगे तो बेटा यहाँ तक आप पहुंच जाओगे. अब क्वेश्चन में आप अगर इसको देखो तो दिया हुआ है कि n टू द पावर 3 स्मॉल ड्रॉपलेट्स. इसका मतलब होता है कि दोनों का वॉल्यूम तो बराबर होगा. v इनिशियल n टू द पावर 3 है ना, v फाइनल. तो बेटा यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो कैपिटल R हो जाएगा n टाइम्स ऑफ स्मॉल r. सो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में देखिए आप कैपिटल R के फॉर्म में निकालना है. तो स्मॉल r क्या होगा बेटा? स्मॉल r हो जाएगा कैपिटल R बाई n, ये हो जाएगा. आइए वैल्यू पुट कर दें. सो ये हो जाएगा बेटा 3t बाय सिग्मा c एंड r की वैल्यू क्या आ गई? r बाई n माइनस 1 बाई r. सो बेटा इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए. ऑप्शन ए दैट इज 3t n माइनस 1 रो सी r. ये बेटा करेक्ट आंसर हो गया आपका. देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. वाटर फ्लोज थ्रू अ फ्रिक्शनलेस ट्यूब with a varying cross section as shown in the figure. The variation of pressure P at any point x along the x axis is roughly given by. तो बेटा यहाँ पे हम बर्नौलीज थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे. आप देखिए अगर एरिया ज्यादा है तो यहाँ की वेलोसिटी थोड़ी कम होगी, लेकिन जैसे ही यहाँ पे एरिया कम होगा तो बेटा वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी. और बर्नौलीज थ्योरम में हमें ये सीखा है कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज करती है, अगर बेटा वेलोसिटी इंक्रीज कर जाती है तो रिजल्ट क्या होता है कि प्रेशर कम हो जाता है. सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ भी कम हो रहा है और यहाँ भी कम हो रहा है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा. अब देखिए आगे बढ़ने के बाद में क्या होगा कि थोड़ा फ्लूइड यहाँ पे आएगा तो प्रेशर कांस्टेंट होगा, और यहाँ पे तो एक नॉच है, इस वजह से ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा. ठीक है बेटा, ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा. और यहाँ पे आने के बाद फिर से बेटा एरिया क्रॉस सेक्शन बढ़ गया, इसका मतलब होता है कि वेलोसिटी में डिक्रीज आया.
जो रिजल्ट करेगा कि प्रेशर में इंक्रीज आएगा, जो कि ये ग्राफ बिल्कुल सही तरीके से शो कर रहा है। सो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर यहां से बेटा होगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अ बॉडी फ्लोट्स in water with 40% of its volume outside the water. When the same body floats in oil, 60% of its volume remains outside oil. The relative density of oil is. बेटा यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि 40% of the volume is outside, मतलब अगर 40% बेटा आउटसाइड है तो 60% इनसाइड है। तो यहाँ पे क्या होगा कि वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय द डेंसिटी ऑफ द बॉडी इंटू जी इक्वल्स टू, बेटा ये क्या है, ये m इंटू जी है, जो कि बराबर होगा बॉयंट फोर्स के। तो वो क्या हो जाएगा 0.6 v मल्टीप्लाइड बाई रो ऑफ वाटर इंटू जी। ये बेटा हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगा। ये क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। इसी तरीके से वॉल्यूम इंटू रो ऑफ द बॉडी इंटू जी इज इक्वल्स टू 0.4। बेटा अब क्या है, अब 60% है आउटसाइड, इसका मतलब 40% इनसाइड है। तो क्या होगा 0.4 v इंटू डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू जी। ये है बेटा इक्वेशन नंबर 2। सो इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1 अगर हम लोग करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा। अब देखिए लेफ्ट साइड कैंसिल आउट हो रहा है, लेफ्ट साइड पूरी तरह कैंसिल आउट हो जाएगा। सो हमारे पास बेटा बचेगा 0.4 डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू जी और अपॉन में बेटा बचेगा हमारे पास 0.6, यहाँ पे वॉल्यूम भी था, v इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, इसका वैल्यू 1 है। तो बेटा वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल आउट हो जाएगा और इसको g से g कैंसिल आउट हो जाएगा। बेटा यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो डेंसिटी ऑफ ऑयल बाई डेंसिटी ऑफ वाटर आ जाएगा 1.5। सो हम लोग देखते हैं बेटा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अ होल इज मेड एट द बॉटम ऑफ अ टैंक फिल्ड विद वाटर इफ टोटल प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द टैंक इज 3 एटमॉस्फेयर। बेटा अगर बॉटम में 3 एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, अगर बॉटम में 3 एटमॉस्फेयर का प्रेशर है तो बेटा इसका मतलब क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है यहाँ पे जो कि होता है 1 atm। तो नेट प्रेशर कितना है बेटा 2 atm है। नेट प्रेशर कितना है 2 atm और 1 atm 10 to the power 5 न्यूटन होता है। इसका मतलब होता है कि हमारे पास 2 into 10 to the power 5 ये जो प्रेशर है इक्वल टू क्या होता है रो g into h। और देखिए क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि पानी है वाटर, वाटर का मतलब बेटा 10 to the power 3 हो गया डेंसिटी। g का वैल्यू क्वेश्चन में हमें दिया गया है, क्वेश्चन में हमें नहीं दिया गया। ठीक है आप लोग GH ही निकाल लीजिए। चलिए GH ही निकाल लेंगे हम लोग। 2 into 10 to the power 5 आ जाएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा 2 into 10 to the power 2 और ये किसकी वैल्यू आई G into H की वैल्यू आ गई। G into H की वैल्यू बेटा ये आ गई। अब हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। बेटा वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स क्या होता है V equals to under root 2GH 2GH। सो यहाँ से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास 2 है और GH की वैल्यू 200 है। GH की वैल्यू कितना है 200 है। सो वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 400 हो जाएगा, जिसका रूट होता है बेटा 20 मीटर पर सेकेंड। बेटा देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यहाँ पे है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी हो जाता है और ये पॉइंट सी है। यहाँ बेटा पॉइंट डी आएगा। तो एडी अगर मैं चाहूँ कैलकुलेट करना तो बेटा एडी क्या हो जाएगा, ये एक्स है, ये लेंथ एल है, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा एडी का वैल्यू। अब देखिए डेल्टा एल कैलकुलेट कर लेते हैं। इसे हम लोग चाहें तो बेटा ऐसा भी लिख सकते हैं क्या एक्स स्क्वायर प्लस
एल स्क्वायर होल टू द पावर 1/2, और अगर हम लोग इसको डेल्टा एल अगर कैलकुलेट करें तो बेटा एडी प्लस डी सी माइनस ए सी, तो डेल्टा एल क्या हो जाएगा, देखिए एडी और सीडी दोनों बराबर है, सो एडी आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एडी माइनस ए सी। इसे सॉल्व करिए बेटा, देखिए यहाँ पे मैंने एडी पहले ही कैलकुलेट किया है, 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 1/2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एल। तो डेल्टा एल को कैलकुलेट करने पे ये आ जाता है हमारा एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई एल, एक्स स्क्वायर बाई एल आ जाता है, और इसको आप डेल्टा एल बाई एल रखेंगे तो बेटा यहां से ऑप्शन नंबर बी आपका आ जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, सो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द स्ट्रीमलाइन फ्लो। ऑप्शन है देखिए, द वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूइड पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट, बेटा क्या ये सही बात है, नहीं ये सही बात नहीं है। द स्पीड ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट, बेटा ऑप्शन सी देखिए, द वेलोसिटी ऑफ ऑल द फ्लूइड पार्टिकल्स क्रॉसिंग अ गिवन पोजीशन इज कांस्टेंट, ये स्ट्रीमलाइन की एक प्रॉपर्टी है, सो ऑप्शन नंबर सी यहां से क्या है यार, सो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, which of the following is correct for a streamline flow? The velocity of a fluid particle remains constant, the speed of a fluid particle remains constant, the velocity of all the fluid particles crossing a given position is constant. So बेटा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे हमारा, सो आप लोग डायरेक्ट टिक लगा देंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, सो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, एक कैपिलरी ट्यूब है जिसका लेंथ 20 सेंटीमीटर है और इसमें वाटर 8 सेंटीमीटर तक भरा हुआ है। अगर इस अरेंजमेंट को हम लोग एलिवेटर में छोड़ देते हैं तो फिर बेटा क्या होगा, फ्री फॉलिंग एलिवेटर में, तो बेटा क्या होगा कि यहाँ पे क्योंकि जो सरफेस टेंशन यहाँ पे लग रहा है, इस तरीके से जो सरफेस टेंशन लग रहा है, इस सरफेस टेंशन के वर्टिकल कंपोनेंट को बैलेंस करने के लिए वेट नहीं होगा, इस वजह से ये कैपिलरी ट्यूब पूरी तरह फिल्ड हो जाएगी, और कैपिलरी ट्यूब की लेंथ है 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बेटा 20 सेंटीमीटर आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 9 में हमें एक सर्किट दिया गया है और VA माइनस VC हमें कैलकुलेट करना है। सो अब देखिए यहाँ पे जो पोटेंशियल है इसको बेटा अगर 0 मान ले तो इस तरफ अगर हम लोग आगे बढ़े तो बेटा यहाँ 0 है तो इस साइड आएंगे तो क्या हो जाएगा -4 वोल्ट हो जाएगा, और आप देखिए करंट हमें 2 एम्पियर दिया है और ये R है, तो 2 2 से 4, ये प्लस वोल्ट V हो गया, तो बेटा प्लस और माइनस क्या हो जाएगा 0, इस वजह से VA माइनस VC की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, सो ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर। सो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 10 दे रहा है बेटा, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ, बेटा हमको पता है कि कंप्रेसिबिलिटी किसका रेसिप्रोकल है, बल्क मॉडुलस, ऑप्शन नंबर बी बल्क मॉडुलस, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा बेटा आपका यहाँ पे, बल्क मॉडुलस का करेक्ट आंसर होगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, एक फिगर दिया हुआ है हमें और हमें निकालना है करंट दैट इज I। तो बेटा हमें पता है किरचॉफ्स करंट लॉ से कि जितना करंट आता है जंक्शन पे उतना ही जाता है, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे 4 एम्पियर। आगे जाएंगे बेटा एक करंट अगर 1 एम्पियर चला गया तो कितना बचा 3 एम्पियर बचा, अब 3 एम्पियर में से 1.3 चला गया, तो यहाँ पे 1.3 चला गया तो ये 10 हो गया, ये 2, सो दैट इज 1.7 बेटा 1.7 एम्पियर I की वैल्यू है। 1.7 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए।
बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. An open vessel containing water is given a constant horizontal acceleration. बेटा एक वेसल है हमारे पास जिसको हमने एक एक्सेलरेशन दे दिया है, कुछ इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से होगा बेटा कि एक कंटेनर है जिसमें पानी भरा था और उसको हमने बेटा इस तरफ एक्सेलरेट कर दिया, तो कुछ इस तरीके से ये वाटर बेटा बन जाएगा. ये वाटर है और वर्टिकल के साथ एंगल थीटा दिया हुआ है बेटा, वर्टिकल के साथ में एंगल थीटा दिया है. तो इस ट्रायंगल को अगर हम लोग फिर से बनाएं तो बेटा नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और यहाँ पे ये एंगल जो है बेटा हमें दिया गया है थीटा और एक्सेलरेशन पीछे आएगा क्योंकि एक स्यूडो फोर्स लगेगा पीछे की तरफ. तो यहाँ पे tan थीटा बेटा किसके इक्वल हो जाता है? tan थीटा इज इक्वल्स टू a बाय जी के बराबर और थीटा हो जाएगा tan इनवर्स a बाय जी के बराबर. a बाय जी, देखिए ऑप्शन नंबर ए है क्या बेटा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया है. तो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं. A vessel of area of cross section A is filled with water and kerosene oil. The vessel has a small hole of area A which is less than A, capital A. The bottom, neglect the viscosity. If the height of the water layer is h1 and kerosene is h2, then the velocity v of the flow of water will be. So बेटा यहाँ पे क्या होगा कि बर्नौलिस थ्योरम अगर लगाएं हम लोग, so ρ1g h1 प्लस ρ2g h2 is equals to किसके बराबर हो जाएगा? हाफ ρ1 इंटू वी स्क्वायर, हाफ ρ1 इंटू v1 स्क्वायर कर लीजिए. चलिए तो v1 जब आप बेटा इसको सॉल्व करोगे ना, सो v1 ये रो और हाफ को इधर भेज दीजिए तो बेटा v1 की वैल्यू आपकी करेक्ट आ जाएगी यहाँ से. दैट इज ऑप्शन नंबर बी. बेटा ऑप्शन बी यहाँ से एकदम करेक्ट आपका आ जाएगा, सिर्फ आपको इतना सॉल्व करना है यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं. In the circuit as shown in figure, if a battery is connected between points A and C of EMF 18 volts, then the current flowing through the battery is. इस क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं कि बेटा ये 3 ओम, 6 ओम, 3 ओम, 6 ओम एंड 18 ओम ये सारे पैरेलल कनेक्शन है, ये सारे पैरेलल में. तो इन सबको आप सॉल्व कर लीजिए और ये सीरीज में है 4/5 ओम के. उसके बाद में बचा कुचा बेटा हमको यहाँ पे 18 ओम और दे दिया वैल्यू, 18 वोल्ट और दे दिया. सो V इक्वल्स टू आई आर होता है, V इक्वल्स टू आई आर होता है, तो I इक्वल्स टू 18/R इक्विवेलेंट आ जाएगा. R इक्विवेलेंट आप लोग यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, पैरेलल को सॉल्व कर लीजिए, सीरीज के साथ में इक्वेट कर लीजिए और बेटा आपका करेक्ट आंसर यहाँ से D आ जाएगा, दैट इज 10 एम्पियर. So बेटा क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे. If length of a conducting wire is made to 4 times of initial length by drawing it, then its resistivity will be. बेटा resistivity मटेरियल पे डिपेंड करती है और ना कि लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, इसलिए इसका डायरेक्ट आंसर आएगा सी, रिमेन्स सेम. कभी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या फिर लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती. C is the correct answer for this question. Question number 16 देखते हैं. If a copper wire is stretched to make it 0.1% longer, then resistance is. तो बेटा अगर एक कॉपर वायर है जिसको हमने 0.1% इलोंगेट कर लिया है तो रेजिस्टेंस के साथ क्या होगा? देखिए R बेटा रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस इक्वल्स टू हो जाता है रो L बाई A. अब वॉल्यूम बेटा क्या होगा? हमारा जो वॉल्यूम है वो होता है एरिया इनटू लेंथ. तो बेटा एरिया क्या हो जाएगा? वॉल्यूम बाय लेंथ. सो इसको अगर हम लोग यहाँ पुट करें तो R इक्वल्स टू हो जाएगा रो लेंथ L अपॉन, देखिए वॉल्यूम बाय लेंथ मतलब बेटा L का स्क्वायर हो गया, सो रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर आ गया. अब यहाँ पे अगर बेटा इसको आगे सॉल्व करें
इसका मतलब ये होता है कि डेल्टा आर बाय आर इक्वल्स टू हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा एल बाई एल। और क्वेश्चन में हमें दिया है कि 0.1% लॉन्ग हम कर चुके हैं, सो डेल्टा आर बाई आर जो होगा उसका आंसर क्या आ जाएगा 2 into 0.1 दैट इज 0.2%। सो इंक्रीजेस बाय 0.2%। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा यहाँ पे। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सो क्वेश्चन नंबर 17 में बेटा हमें एक सर्किट दिया गया है, एक यहाँ पे कैपेसिटर है, रेजिस्टेंस है, और कैपेसिटर में मैक्सिमम एनर्जी कितनी स्टोर कर पाया 0.216, और ये क्या है मेगा जूल है। मेगा जूल का मतलब बेटा -3 जूल, जो कि फॉर्मूला क्या होता है हाफ CV²। तो आप देखेंगे यहाँ पे हाफ है और यहाँ पे बेटा C का वैल्यू कैपेसिटर 3 माइक्रोफैराड है, सो 3 10⁻⁻⁻6 V⁻², और यहाँ क्या है 0.216 into 10⁻⁻3। तो इसको सॉल्व करेंगे बेटा हम लोग और हमारा V भी सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं वोल्टेज कितना आएगा। तो यहाँ बेटा -3, अगर मैं चाहूँ तो इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, इस तरीके से लिख सकता हूँ 3/2 into 10⁻⁻6 into V⁻²। सो -6 से -6 कैंसिल आउट हो गया, 3 7 21, 3 2 6, 3 7 21, सो बेटा इस स्टेप को फिर से सॉल्व करेंगे, 216 हो जाएगा यहाँ पे, 216 into 10⁻⁻6 equals to 3/2 into 10⁻⁻6 into V²। बेटा यहाँ से वोल्ट निकल जाएगा, आपका वोल्टेज आ जाएगा, तो यहाँ का वोल्टेज आपको मालूम पड़ जाएगा, और यहाँ का क्वेश्चन में हमें नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे बेटा इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करने के लिए यहाँ पे V है और करंट जो आएगा तो V इक्वल्स टू IR होता है। सो V इक्वल्स टू, अगर ये IR होता है तो I बेटा V/R हो जाएगा, I इक्वल्स टू V/R हो जाएगा यहाँ पे इतने के लिए, और यही करंट बेटा पूरे सर्किट में घूमेगा, इस वजह से V इक्वल्स टू I into R इक्विवेलेंट होगा। R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे आप 3R/2 प्लस R से, और जब इसको आप सॉल्व करेंगे I का वैल्यू आप लोग यहाँ से प्लेस करिए, तो आप R इक्विवेलेंट बेटा यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, R से ये R कैंसिल आउट हो जाएगा और आपकी आंसर बेटा यहाँ पे आ जाएगी 30 वोल्ट। 30 वोल्ट आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पे बेटा, ऑप्शन नंबर ए 30 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। सो क्वेश्चन नंबर 18 बेटा, ये एक डायग्राम दिया हुआ है, इसको हमने सही से बनाना है। आइए देखते हैं। सो बेटा अगर मैं यहाँ से एक डायग्राम बनाने की कोशिश करूँ तो ये A है और ये कुछ इस तरीके से जाएगा, और यहाँ से नीचे की तरफ एक रेजिस्टेंस R है, यहाँ भी R है, और इस डायगोनल में भी एक R मिलेगा, यहाँ भी एक R रेजिस्टेंस है, और बेटा यहाँ से ये इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ये B आ जाएगा। यहाँ रेजिस्टेंस है बेटा, B पॉइंट यहाँ आएगा, और क्वेश्चन में दिया है सारे R हैं, सो R R R R और R। अब व्हीटस्टोन ब्रिज हमने अगर पढ़ा है तो हमें पता है कि R1/R2 अगर R3/R4 के बराबर है तो बेटा करंट यहाँ से नहीं जाता, तो हम इसको रिमूव कर देते हैं। तो करंट अगर यहाँ से नहीं जाता तो ये R रेजिस्टेंस हो गया, ये R रेजिस्टेंस हो गया, और ये R रेजिस्टेंस हो गया। अब यहाँ पे बस हमें इसको सॉल्व करना, इस अरेंजमेंट को। अब देखिए ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, तो नेट रेजिस्टेंस क्या आएगा, यहाँ 2R आ गया और यहाँ भी 2R आ गया, ये A है और ये B है। बट अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, सो 1/2R प्लस 1/2R, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2/2R आ जाएगी। बेटा इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2/2R आ जाएगी। सो 2/2R दैट इज 1/R। तो बेटा R इक्विवेलेंट की वैल्यू इक्वल्स टू क्या आ गई R आ गई, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा, टिक लगा सकते हैं हम लोग यहाँ पे। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19।
सो बेटा ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे दिया गया है कि करंट जो है वो 2 + t एम्पियर के हिसाब से फ्लो हो रही है और क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि एवरेज करंट बताना। सो करंट क्या होता है बेटा, dq/dt। तो हम लोग यहाँ पे बेटा इसको dq/dt लिख सकते हैं और ये हो जाता है 2 + t के बराबर। तो अगर हमें dq निकालना है तो 2 + t और यहाँ पे क्या आएगा, dt आएगा। बेटा इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट कर ले 0 से 4 सेकेंड्स तक दोनों साइड, 0 से 4 सेकेंड्स तक दोनों साइड, तो q क्या आ जाएगा, देखिए इंटीग्रेशन 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, 2t हो जाएगा और t का इंटीग्रेशन क्या होगा, t² / 2 और लिमिट क्या है, 0 से 4 है। सो q = 2। बेटा देखिए 0 से 4 है तो यहाँ पे आ जाएगा 4 - 0 और प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 4² - 0² / 2। q की वैल्यू क्या आ गई, 8 + 16 हो जाएगा बेटा, 4 4 16, 16/2 = 8, तो मतलब 16। अब एवरेज करंट हमें कैलकुलेट करना है, तो I = टोटल, चाहिए कूलम में आएगा, करंट बाय टाइम टेकन दैट इज 4। तो बेटा 4 एम्पियर यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, विच इज ऑप्शन बी। सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें एक सर्किट दिया गया है और हमें बताना है कि करंट कितना फ्लो हो रहा है। सो बेटा यहाँ पे क्या करना है हमें कि इसे सॉल्व कर लेना, ये वाले पैरेलल को। सो 1/2 + 1/2 2/2 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 आ गया। सो यहाँ 1 ओम आ जाएगा, ये 4 है, ये 2 है और ये 3 है। इन सबको आप ऐड कर लीजिए और V = IR ये लगा दीजिए, तो I = V/R। तो यहाँ पे बेटा वोल्टेज दिया है 10 वोल्ट, R का वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे और करेक्ट आंसर आ जाएगा 1 एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए 1 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। Question number 21. The voltmeter shown in figure reads 18 volt. बेटा एक इस क्वेश्चन में हमें बेटा इसकी वैल्यू दी है, वोल्ट कितना है 18 वोल्ट और पूछ रहे हैं कि द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर इस वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा। सो बेटा यहां से करंट आएगी I, यहां चली जाएगी I1 और यहां चली जाएगी I2, ये ऐसे इस तरीके से होगा। सो यहाँ बेटा अगर ये 18 वोल्ट दिखा रहा, इसका मतलब होता है बेटा 50 ओम में भी 18 ही वोल्ट आएगा। सो I1 = V/R। V कितना है 18 वोल्ट से, V कितना है 18 वोल्ट से, क्योंकि ये दिखा रहा है। सो 18 वोल्ट बाय 50, यहाँ से बेटा आपको I1 की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से आपकी I1 की वैल्यू आ जाएगी और इसके बाद आपको I2 कैलकुलेट करना है। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ 18 वोल्ट है, यहाँ 18 वोल्ट है। सो I2 अगर बेटा ये 18 है और ये टोटल 30 है तो बेटा ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, कैलकुलेट कर देते हैं। 50 में से 30 में से अगर बेटा हम लोग 18 को सब्ट्रैक्ट कर ले, सो 10 to 12 वोल्ट बचा। सो बेटा यहाँ पे I निकालना, I क्या होता है V/R होता है। सो 24/12 दैट इज 2 एम्पियर। सो 2 एम्पियर की करंट यहाँ से जा रही है, I1 की वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ से बेटा I2 आ जाएगा आपका और I2 अगर आ गया सो V = IR होता है तो R हो जाएगा V/I। आपका वोल्ट 18 दिया हुआ है, करंट आप यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे क्योंकि बेटा I जो होता है वो क्या होता है I1 + I2 होता है। सो आपका I2 का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, I का वैल्यू कैलकुलेट हो गया है, I1 का वैल्यू कैलकुलेट हो गया है, I2 आ जाएगा, उसको आप यहाँ पे रख दीजिए, वोल्ट 18 है, R का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा विच इज 128.5 ओम। 128.5 ओम इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
सो क्वेश्चन नंबर 22 में हमें पूछा गया है कि मैक्सिमम पावर क्या होगा अगर एक्सटर्नल रेजिस्टर है बेटा 10 वोल्ट के ईएमएफ के साथ और इंटरनल रेजिस्टेंस है 2। सो यहाँ पे आप देखिए P क्या होता है, पावर I स्क्वायर R होता है बेटा। पावर का फॉर्मूला होता है I स्क्वायर R। सो I को बेटा क्या लिख सकते हैं हम लोग, I को लिखते हैं V बाई स्मॉल r प्लस कैपिटल R। तो यहाँ पे बेटा R प्लस R लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, इंटू R। अब इसको आगे सॉल्व करते हुए V स्क्वायर बाई बेटा ये 2R हो जाएगा, बाहर आके 4R स्क्वायर इंटू R, एक R से एक R कैंसिल, V स्क्वायर बाई 4 और कैपिटल R की वैल्यू स्मॉल r है, इंटरनल रेजिस्टेंस V स्क्वायर बेटा देखिए 10 दिया है 100 हो गया, यहाँ पे 4 है इंटू 2। इसको आप सॉल्व करिए 12.5 वॉट बेटा, 12.5 वॉट आंसर आएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 में 23, क्वेश्चन नंबर 23 में हमें कहा गया है 9 cells each of EMF epsilon and internal resistance small r are connected in series to form a loop. If one cell is connected wrongly, then potential difference across the cell will be. So बेटा यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, देखिए 9 है, अगर 9 सेल्स लगे हैं और एक अगर गलत हो जाए तो बेटा वो 2 को लेके जाएगा। इसका मतलब जो इक्विवेलेंट है, जो भी यहाँ पे इक्विवेलेंट आएगा वो क्या हो जाएगा, 7 एप्सिलॉन आ जाएगा। 7 एप्सिलॉन बेटा इक्विवेलेंट आ जाएगा। अब इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो बेटा हमें पता है कि आई नेट करंट क्या होता है बेटा, नेट करंट हमारा होता है 7E दैट इज एप्सिलॉन अपॉन 9R, क्योंकि 9 सेल है बेटा। सो 9 यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस आपके आ जाएंगे और पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर हो जाएगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे बराबर हो जाता है E प्लस 7E डिवाइडेड बाय 9R इंटू R से R कैंसिल, और इसको आप सॉल्व करोगे सो 16E बाय 9 आंसर आएगा बेटा। यहाँ पे E नहीं एप्सिलॉन दिया है, सो 16 एप्सिलॉन बाय 9। सो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है और यही आप लोग लगाएंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था। Question number 24. The ratio of maximum and minimum resistance that can be obtained by using 3 resistance of 20 ohm, 50 ohm and 100 ohm. So देखिए यहाँ पे क्या करना है, मैक्सिमम टू मिनिमम। बेटा मैक्सिमम कंडीशन कब होती है, जब हम लोग सीरीज में लगाते हैं। तो इसको आप सीरीज में लगाइए 20, 50 और 100, और इसके बाद यहाँ पे आप निकाल लीजिए रेजिस्टेंस, और इसके बाद इसको लगा लीजिए आप इस तरीके से पैरेलल में तीनों को, इस तरीके से 20, 50 और 100, और इसका रेशियो आप निकालेंगे तो बेटा बी ऑप्शन आ जाएगा 68/5। सो इस तरीके से ये क्वेश्चन बेटा आप लोग को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 25। देयर इज अ करंट ऑफ 40 एम्पियर्स। बेटा करंट दी गई है हमें I इक्वल्स टू 40 एम्पियर्स, और क्या दिया गया है बेटा 10 टू द पावर -3 स्क्वायर मीटर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है और n की वैल्यू 10 टू द पावर 29 है। सो हमें पता है कि I होता है NEAVD, ये होता है I इक्वल्स टू NEAVD। सो यहाँ बेटा आपको क्या सॉल्व करना है, देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, I अपॉन NEA हो जाएगी। अब यहाँ पे बेटा एक एक वैल्यूज आपको दी गई है, पुट कर लीजिए। E का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -9। इसको आप सॉल्व करोगे सो बेटा आपका आएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा, 2.50 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26। So question number 26, on increasing the temperature of a conductor, its resistance increases because। बेटा इसका रेजिस्टेंस क्यों बढ़ जाता है,
क्योंकि इसका रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है। जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल्स में रैंडमनेस बढ़ जाती है और इसीलिए रिलैक्सेशन टाइम जो है वो कम हो जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। The lengths of 4 conducting wires are in the ratio 1:2:3:4. All wires are same material, resistivity same है, same radius मतलब area of cross section भी same दिया हुआ है. If they are connected in parallel with the battery, then the ratio of currents in these will be. बेटा parallel connect क्या है? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि parallel connect क्या है, और अगर parallelly connect करते हैं तो वोल्टेज सेम होता है बेटा, वोल्टेज सेम होता है, और रेशियो ऑफ करंट्स बोल रहा है। सो इसका मतलब ये कुछ इस तरीके से तो नहीं कनेक्टेड है बेटा, इस तरीके से ही कनेक्टेड है। देखिए 4 हैं, 4 बना दिए, सबका वोल्टेज सेम होगा, और I1, I2, I3 और I4 अगर हम लोग मान लेते हैं सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए V इक्वल्स टू I1 बाय R1 रेशियो, या फिर इक्वल टू बेटा इक्वल टू I2 बाय R2, I3 बाय R3 एंड I4 बाय R4। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अब रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, रेजिस्टेंस होता है रो L बाय A, तो उसे यूज कर लेंगे बेटा। सो I1 बाय, अब देखिए रो L बाय A, तो रो L1 और एरिया ऊपर आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ भी हो जाएगा I2A रो L2, I3A रो L3 एंड I4A रो L4। बेटा इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, एरिया सब कैंसिल आउट हो जाएगा, रो सब चला जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास इसका सॉल्यूशन जब आएगा तो वो आएगा बेटा 12:6:4:3। बिल्कुल इसी रेशियो में बेटा यहाँ पे आंसर आ जाएगा, जो कि क्या है 12:6:4:3। इसको आपको सॉल्व कर लेना है। बेटा क्वेश्चन नंबर 28 में हमें पूछ रहा है I2 की वैल्यू क्या है। देखिए ये वाली वैल्यू पूछ रहा है I2 की। सो किरचॉफ लॉ से हमें पता है कि जितना करंट आता है बेटा उतना चला जाता है। सो आप देखिए 1.2 इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होगा, और आप देखिए पैरेलल में तो वोल्टेज सारे बराबर होगा। इसका मतलब होता है कि बेटा I1 इंटू 10 इक्वल्स टू I2 इंटू 15 equals to I3 into 30. So solve करेंगे, so I1 equals to 1.5 I2 equals to 3 I3. So I1 का वैल्यू बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, और I1 का वैल्यू बेटा मैं एक चीज और लिख सकता हूँ, दैट इज I2, और I3 का वैल्यू भी I2 के टर्म्स में यहाँ लिख सकता हूँ। So I2 की बेटा वैल्यू आप सॉल्व जब करेंगे सारी वैल्यूज को I2 में कर लीजिए, और उसके बाद में बेटा आपको आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, that is 0.4 ampere. 0.4 ampere is the right answer for this question. बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In the circuit shown in the figure, the power which is distributed as heat in 6 ohm resistor is 6 watt. What is the value of resistance R in the circuit? तो बेटा हमें पता है कि पावर क्या होता है, पावर होता है V इंटू आई, ऐसे लिखते हैं। सो पावर हो जाएगा यहाँ पे V, आई क्या होता है V स्क्वायर V बाई आर, सो V स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। तो बेटा वोल्टेज हो जाएगा अंडर रूट ऑफ E इंटू आर। ये वोल्टेज आ गया बेटा, किसका आ गया, यहाँ का वोल्टेज आ गया, यहाँ का वोल्टेज आ गया। कितना आएगा देख लेते हैं। V की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट, बेटा पावर कितना है 6 और रेजिस्टेंस कितना है 6। आप देख सकते हैं कि 6 वोल्ट तो बेटा यहीं पे आ गया। अगर 6 वोल्ट यहाँ है, इसका मतलब बेटा 12 ये है, तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 वोल्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे पोटेंशियल सेम है, इसको बेटा इस तरीके से आप नेक्स्ट में सॉल्व कर सकते हैं कि करंट निकाल लो। आई क्या हो जाएगा V बाई आर, तो यहाँ वोल्टेज 6 है और रेजिस्टेंस भी 6 है, तो 1 आ गया। अब इसको पूरे को सॉल्व करके V इक्वल्स टू आई, अब आई तो बेटा 1 ही रहेगा, लेकिन R इक्विवेलेंट यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिए, 6 प्लस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन R प्लस
1/8, इसे सॉल्व करेंगे तो 8r बाई r प्लस 8, इसको इन्वर्स करके यहाँ पे लिख दीजिए r प्लस 8 बाई 8r। और i की वैल्यू क्या है बेटा, i की वैल्यू 1 है, तो आप यहाँ से r कैलकुलेट कर लीजिए और इसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा 24। D is the right answer for this question. D is the right answer for this question. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 30। बेटा ये एक मीटर ब्रिज हमें दिया हुआ है, ये हमें एक मीटर ब्रिज दिया हुआ है और यहाँ पे ब्रिज वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 ओम पर सेंटीमीटर। तो यहाँ 40 सेंटीमीटर है बेटा, तो आप इसको मल्टीप्लाई करो तो 0.1 इंटू 40 इज 4 ओम, यहाँ का 4 ओम आ गया और बेटा इसी तरीके से यहाँ पे 6 ओम आ जाएगा। और अब देखिए क्वेश्चन में ये कह रहा है कि the value of unknown resistance x and the current drawn from the battery of negligible resistance s। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि x by 4 आप करिए x by 4 equals to 1 by equals to 6 by 6। बेटा x का वैल्यू आपका आ जाएगा यहाँ पे 4 ओम आ जाएगा और आप देख सकते हैं कि ये आंसर आपका आ रहा है। लेकिन अगर करंट भी आपको यहाँ पे सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे बेटा, इस सीरीज में 4 + 6 10 हो गया, x का वैल्यू 4 + 6, तो ये सॉल्व कर लीजिए, पैरेलल में सॉल्व कर लीजिए, करंट का वैल्यू आ जाएगा 1 एम्पीयर। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। In a circuit shown in the figure, the heat produced in 5 ohm resistor due to the current flowing in it is 10 calorie per second। बेटा कितना जो है कैलोरीज बर्न हो रहा है, सो 10 कैलोरीज पर सेकेंड, किससे 5 ओम रेजिस्टर से ही इतना हो जा रहा है। so the heat produced in 4 ohm, यहाँ कितना होगा ये निकालना। देखिए बेटा पावर होता है P इक्वल्स टू क्या होता है, I² R होता है, I² R होता है। अब हमें अगर इसको बेटा वोल्टेज के फॉर्म में लिखना है, अगर मान लीजिए तो P क्या हो जाएगा, I क्या होता है बेटा V बाई R, सो V² बाई R² इंटू R, सो पावर हो जाएगा बेटा V² बाई R। ठीक है, अब पावर की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 10 और रेजिस्टेंस दिया हुआ है 5, तो बेटा यहाँ से वोल्टेज आ जाएगा अंडर रूट ऑफ दिस थिंग, ये इसका वोल्टेज आ जाएगा 50 के निकाल लेते हैं अपन, 5 10 एंड 5√2 वोल्टेज आ गया। सो बेटा ये अगर यहाँ का वोल्टेज है तो आप देखिए कि यहाँ जो वोल्टेज लगेगा उतना ही वोल्टेज तो यहाँ भी लगेगा, पूरे में वोल्टेज वही होगा, उतना ही वोल्टेज होगा, तो 5√2 वोल्टेज यहाँ भी लग गया। अब इसको अपन सॉल्व ऐसे कर सकते हैं कि हमारे पास वोल्टेज तो है, वोल्टेज सेम है, इसका मतलब क्या हुआ, हाँ बेटा इसके बाद में क्या कर सकते हैं, अगर हमको यहाँ पे V' निकालना है तो हमें पता है कि V' क्या होता है 4/6 + 4 इंटू V, और ये कैपिटल V तो हमने सॉल्व किया ही है 5√2, सो यहाँ पे हो जाएगा 4/10 इंटू V, दैट इज 5√2, ये हो जाएगा 5 2 10 2 2, सो बेटा यहाँ पे क्या आ गया 2√2, तो यहाँ पे V' आ गया कितना 2√2। सो पावर क्या होता है, P होता है बेटा V इंटू I, या फिर अगर आप रेजिस्टेंस को लिखना चाहे तो V² बाई R, तो V² क्या हो जाएगा बेटा, इसको आप सॉल्व करिए 2√2 का होल स्क्वायर और रेजिस्टेंस को 4 रख दीजिए, इसका बेटा आपको करेक्ट वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 2 कैलोरीज पर सेकेंड। 2 कैलोरीज पर सेकेंड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो बेटा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 31 था। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स। बेटा क्या स्टेटमेंट दिया, किरचॉफ जंक्शन लॉ फॉलोज फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बेटा एकदम सही बात है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे ही किरचॉफ का जंक्शन रूल बनता है। सेकंड पढ़ेंगे बी, किरचॉफ्स लॉ लूप लॉ फॉलो फ्रॉम कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा ये भी एकदम सही बात है, एक चार्ज को अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट ए से पॉइंट बी ले जाते हैं तो
इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड, इसलिए बोथ द ऑप्शंस आर करेक्ट, बोथ द ऑप्शंस आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए, बोथ द ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। Question number 33. A wire is suspended vertically from one of its ends and is stretched by attaching a weight of 400 Newton. To the lower end, the weight closely stretched by 2 mm. The elastic energy stored in the wire is. बेटा elastic energy कितना स्टोर हो गया? So यहाँ पे elastic energy जो स्टोर हो रहा है वो क्या होता है? हाफ इंटू एफ इंटू एक्स। फोर्स का वैल्यू क्या होगा? 400 होगा। बेटा एक्स का वैल्यू क्या होगा? 2 mm होगा। 2 mm को आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, 2 इंटू 10⁻³ और इसको सॉल्व करेंगे। सो ऑप्शन नंबर ए 0.4 जूल आपका आंसर आ जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34 में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे। यंग्स मॉडुलस एंड शेयर मॉडुलस आर रेलेवेंट फॉर सॉलिड्स। बड़ा ये सही बात है, दोनों रेलेवेंट है सॉलिड्स के लिए। बी पढ़ेंगे, मेटल्स हैव लार्जर वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस देन इलास्टोमर्स। बिल्कुल सही बात है। स्ट्रेस इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, एकदम करेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज आर द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑल ऑफ दीज आर द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 में हमें बेटा दो ग्राफ दिए ए और बी के स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में दिया गया और क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, यहाँ पे ये बी होगा बेटा, बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि कौन सा मटेरियल ज्यादा इलास्टिक है। तो आप देखिए, अगर मैं इस तरीके से बेटा यहाँ पे, इस तरीके से यहाँ पे अगर मैं देखूं बेटा, tan थीटा देखूं, यहाँ देखूंगा और यहाँ देखूंगा tan थीटा। तो आप देखिए बेटा कि tan थीटा किसके बराबर है? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन के बराबर है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन के बराबर। और ये तो बेटा हमारा यंग्स मॉडुलस होता था, ये हमारा यंग्स मॉडुलस होता था। इसका मतलब ये हुआ कि जिसका tan थीटा ज्यादा है उसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा और उसी की इलास्टिसिटी ज्यादा। सो ऑप्शन नंबर ए, मटेरियल ए इज मोर इलास्टिक देन मटेरियल बी इज द राइट आंसर। क्योंकि बेटा यहाँ पे देखिए स्ट्रेस स्ट्रेन का रेशियो tan थीटा का वैल्यू ए का ज्यादा आ रहा है बी से। सो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36 में बेटा हमें फ्लो रेट दिया हुआ है, कितना दिया है? 0.6 लीटर पर मिनट। मतलब हमें क्या दिया गया है? dq बाय dt की वैल्यू दी गई 0.6 लीटर पर मिनट। अब यहाँ बेटा हमको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो ये जो रेट होता है ये किस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग? एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया इंटू वेलोसिटी, इस तरीके से लिख सकते हैं क्या बेटा? यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको, हाँ बेटा इसको हम लोग लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं अपॉन dt। एरिया इंटू लेंथ, बेटा यही तो वॉल्यूम हो जाएगा ये। इसको आगे अगर 0.6 लिख दिया जाए और एरिया, बेटा एरिया तो कांस्टेंट है, सो एरिया को हम बाहर निकाल के इससे डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? dl बाय dt का वैल्यू 0.6। बेटा लीटर में दिया है तो 10⁻³ करके मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लो, मिनट में दिया है तो 60 सेकंड कर लो और एरिया नीचे आएगा। एरिया क्या होता है? पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे आप एरिया की वैल्यू रख दो, बेटा आपको आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0.4 अपॉन पाई मीटर पर सेकेंड, विच इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमें एक पोटेंशियल डिवाइडर दिया गया है
और हमें निकालना है R1, R2 और R3 की वैल्यू। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मैं 15, करंट तो सब में सेम होगा, सो I क्या होता है बेटा V बाई R। सो क्या हो जाएगा ये 15 माइनस 9 बाई R1 इक्वल्स टू 9 माइनस 6 बाई R2 इक्वल्स टू 6 माइनस, बेटा ये अर्थिंग है तो यहाँ पे क्या होगा 0, 6 माइनस 0 बाई R3 हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 में से 9 गया तो 6 बाई R1 इक्वल्स टू 3 बाई R2 इक्वल्स टू 6 बाई R3। इसको बेटा पहले इसको इन्वर्स कर लेंगे, सो R1 बाई 6 इक्वल्स टू R2 बाई 3 इक्वल्स टू R3 बाई 6। इसे और सॉल्व अगर करें तो बेटा क्या हो जाएगा ये 212 R1 बाई 2 R2 बाई 1 और R3 बाई 2। सो बेटा R1 is to R2 is to R3 2 is to 1 is to 2 के रेशियो में है। सो आप अगर ऑप्शंस में देखें तो ये वाला ऑप्शन जो है 2 is to 1 is to 2 बिल्कुल करेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा, है ना। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38 बेटा आप देखेंगे, सो 12 रजिस्टर्स ईच ऑफ 12 ओम। यहां पे बेटा आपको समझना है कि कौन कौन से रजिस्टर्स पैरेलल है और कौन कौन से नहीं है। आप देखिए ये वाले 3 रजिस्टर जो हैं पैरेलल हैं एक दूसरे के, और ये 3 अलग अपने अपने पैरेलल हैं और ये 3 पैरेलल है। सो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, R R R पैरेलल है तो बेटा R/3 आ जाएगा, यहाँ भी R/3 आ जाएगा, यहाँ भी R/3 आ जाएगा और यहाँ भी R/3 आ जाएगा। फिर ये तीनों बेटा सीरीज में है और इसको इसके साथ सॉल्व कीजिए पैरेलल में, तो आपको करेक्ट आंसर आ जाएगा बेटा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 बी। बी इज द राइट आंसर, दैट इज 3 ओम। यहाँ पे बेटा बस यही ध्यान दो कि ये तीनों पैरेलल है, ये तीनों पैरेलल है, ये तीनों पैरेलल है, R R R R/3 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 तीनों को आप ऐड कीजिए सीरीज में और फिर पैरेलल करेंगे तो R वैल्यू आएगा एट द एंड, R/4 वैल्यू आ जाएगा और उसको सॉल्व करने पे आपका क्या आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका यहां से आ जाता है। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, a vertical glass capillary tube open and both the ends contain some water which are the following shapes it may take। सो यहाँ पे कौन सा शेप लेगा, अब देखिए यहाँ पे वर्टिकल फोर्स नीचे लग रहा है तो बेटा इसका मतलब ये वाला जो कंपोनेंट है इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो T cos थीटा आएगा वो mg को बैलेंस करेगा और इसीलिए बाकी कोई भी आप देखेंगे जैसे यहाँ पे तो बेटा यहाँ पे सरफेस टेंशन इधर लग रहा है, यहाँ इधर लग रहा है, पर ये तो वेट को हेल्प करेगा नीचे जाने के लिए। ये वाला सरफेस टेंशन इधर लग रहा है, इस तरफ लग रहा है, तो ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये वाला जो है ये कुछ इस तरीके से लगेगा, कैंसिल आउट होगा। वेट को बैलेंस करने का सिर्फ वो एकदम करेक्ट डायग्राम है। सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आपका यहाँ से हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि 2 वायर्स ए एंड बी ऑफ डायमीटर क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना, देखिए एरिया सेम है और मटेरियल सेम है तो यंग्स मॉडुलस भी सेम हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि LA 3 मीटर है और LB है 2 मीटर। हमें क्या निकालना है, रेशियो ऑफ एलोंगेशन ऑफ वायर, रेशियो ऑफ एलोंगेशन ऑफ वायर। सो हमें पता है बेटा कि स्ट्रेस जो होता है वो y टाइम्स स्ट्रेन हो जाता है, इसका मतलब FA अपॉन A एरिया ऑफ A इक्वल्स टू ये इंटू डेल्टा LA अपॉन LA। हमें बेटा डेल्टा L के फॉर्म में चाहिए अगर हम लिखना चाहें, सो FA अपॉन एरिया ऑफ A, डेल्टा L क्या होगा यहाँ पे आके LA हो जाएगा और गामा, गामा बेटा नीचे आ जाएगा, सॉरी y बेटा नीचे आ जाएगा यहाँ पे, तो इस तरीके से कुछ हो जाएगा। अब देखिए एरिया सेम दिया हुआ है तो डेल्टा LA अपॉन डेल्टा LB का जो वैल्यू आएगा उसमें बेटा एरिया कट जाएगा और ये वैल्यू कट जाएगा क्योंकि दोनों सेम है।
सो एफ ए बाई एफ ए इंटू एल ए बाय एफ बी इंटू एल बी, इसको सॉल्व करना है। अब एफ ए और एफ बी कैसे आएगा बेटा, ये एफ ए यहाँ पे एफ ए और ये क्या है एफ बी, इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं फ्री बॉडी डायग्राम बना के। यहाँ पे आप 2 रख दीजिए, यहाँ पे आप रख दीजिए 3, ओके 3 यहाँ पे है और यहाँ 2 है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सो डेल्टा एल ए बाई डेल्टा एल बी की वैल्यू आ जाएगी अपनी 4:1। बेटा 4:1 यहाँ पे आंसर आएगा आपका जब आप इसको सॉल्व करेंगे, कुछ इस तरीके से पूरी तरह कट जाएगा और ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41, द अप्रोक्सीमेशन डेप्थ ऑफ एन ओशन इज इतना डेप्थ 2000 मीटर। द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, एवरेज डेंसिटी दी गई है, फ्रैक्शनल कंप्रेशन निकालना। बेटा क्या निकालना है, कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है बेटा 1/बल्क मॉडुलस। सो बेटा यहाँ पे बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस डेल्टा वी बाई वी इंटू 1/डेल्टा पी। ये हो जाएगा क्या कंप्रेसिबिलिटी, बेटा यही होता है इस फॉर्मूले से। यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर दीजिए, हमें निकालना है ये वैल्यू निकालना है बेटा। सो डेल्टा वी बाई वी इक्वल्स टू बीटा इंटू डेल्टा पी। ये बीटा का वैल्यू दिया है बेटा, प्रेशर चेंज इन प्रेशर रो जी एच। बेटा रो होता है 10⁻³ जी का वैल्यू पुट कर दो 10 दिया है, एच का वैल्यू 2000 दिया, आप वैल्यू पुट करिए। आपका करेक्ट आंसर बेटा यहाँ पे आ जाएगा सी ऑप्शन, 41 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। दैट इज 8 × 10⁻³ 8 × 10⁻³ इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42 है। क्वेश्चन नंबर 42 में रेजिस्टेंस R1 पूछ रहा है, अगर R का वैल्यू 0, what would be the value of R1 for which current through R1 is 0। बेटा मीटर ब्रिज याद करो, सीधे व्हीटस्टोन ब्रिज याद करो, क्या होगा 2/6 इज इक्वल्स टू R1/18, 6 3 से 18, R1 का वैल्यू बेटा आ जाएगा 6। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 43 में हमें 4 बल्ब्स दिए हैं ए बी सी एंड डी, और क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर ये स्विच बंद कर दिया जाए तो जो ए बल्ब है ये वाला, ये बेटा ज्यादा ग्लो करेगा, कम ग्लो करेगा, कि रिमेन 0 ग्लो ही नहीं करेगा, कि रिमेन सेम। बेटा अगर ये सर्किट हमने क्लोज कर दिया तो बेटा ये तो शॉर्ट सर्किट हो गया, ये तो शॉर्ट सर्किट हो गया, तो करंट फिर यहां से नहीं जाएगा, करंट सिर्फ यहां से जाएगा। और क्योंकि करंट फिर इसके बाद में 2 बल्ब्स के पास नहीं जा रहा है, इसलिए बेटा ए जो है वो ज्यादा ग्लो करेगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 44 में हमें पूछ रहा है कि अगर इंटर एटॉमिक स्पेसिंग दी हुई है 4 एंगस्ट्रॉम, यंग्स मॉडुलस दिया है 20 × 10⁻10, तो हमें निकालना है कि फोर्स कांस्टेंट क्या है। बेटा फोर्स कांस्टेंट होता है यंग्स मॉडुलस इनटू इंटर एटॉमिक स्पेस, दैट इज R0। आप दोनों की वैल्यूज पुट कर दीजिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा बेटा। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, आप दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, सी ऑप्शन बेटा एकदम करेक्ट आंसर आपका यहाँ से आ जाएगा। सो 44 का आंसर क्या है बेटा, सी। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में बेटा हमें दिया गया है मैच द फॉलोइंग दिया गया है। देखिए प्रेशर का बेटा क्या होता है, प्रेशर का बेटा पास्कल होता है, प्रेशर का पास्कल होता है, मतलब ए क्या हो जाएगा, ए विल कॉरस्पॉन्ड टू एस। ठीक है बेटा बी देखो, बी क्या है, बी हमें दिया गया है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। मान लीजिए आपको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, तो आप कैसे करेंगे। आप देखिए सी सरफेस टेंशन, बेटा सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो आप देखिए फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो फोर्स बेटा क्या हो गया न्यूटन,
और पर यूनिट लेंथ मतलब मीटर, आप यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करोगे, मीटर बाय मीटर। तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा कि न्यूटन मीटर बाय मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब ये जो न्यूटन मीटर स्क्वायर यही तो पास्कल होता है, सो पास्कल इनटू मीटर। तो बेटा सी दैट इज सरफेस टेंशन का क्या हो जाएगा, पास्कल इनटू मीटर। सी का वैल्यू क्या आ गया, आर आ गया। अब डी देखिए, डी क्या है, स्ट्रेन रेट। बेटा स्ट्रेन होता है डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा एल बाई एल मतलब डायमेंशन वैसे ही कैंसिल आउट हो रहा है, उसका रेट मतलब पर सेकेंड। तो आप देख सकते हैं क्यू में लिखा हुआ है पर सेकेंड, तो यहाँ क्यू आ गया। अब देख सकते हैं बेटा एक ही बच रहा है यहाँ पे, अगर एस हो गया, आर हो गया, क्यू हो गया, तो क्या बचा, पी बचा। तो बेटा ये आपका करेक्ट ऑर्डर। तो आप देख सकते हैं ए का वैल्यू एस, बी का वैल्यू पी, सी का वैल्यू आर एंड डी का वैल्यू क्यू। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ सेल ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज स्मॉल आर, और हमें बताना है कि कैसा ग्राफ बनेगा किसके बीच में, ई और आर के बीच में। ठीक है बेटा, चलो इसको सॉल्व करें। बेटा आई जो होता है वो क्या होता है, आई होता है बेटा वी बाई आर या फिर ई बाय स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, ऐसा कुछ होता है। अच्छा इसको आप एक चीज और लिख सकते हो, v इक्वल्स टू आई आर भी तो लिख सकते हो, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, v इक्वल्स टू आई आर आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, ये करंट है बेटा। सो अगर हमको यहाँ पे v लिखना है तो क्या हो जाएगा i, बेटा आई आर। अब i का वैल्यू तो ये रहा, क्या हो गया e बाई स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, और ये वाला r को आप यहाँ पुट कर दीजिए। अब मुझे इसको और अगर सॉल्व करना है तो ये r को नीचे भेज दो, तो 1 प्लस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर आपका आ जाएगा ये वैल्यू। ठीक है बेटा, अब यहाँ क्या करना है कि यहाँ आप स्मॉल आर को वेरी कराइए, आप कैपिटल आर को वेरी कराइए। सो अगर बेटा कैपिटल आर की वैल्यू 0 है, अगर कैपिटल आर की वैल्यू 0 है तो बेटा वोल्टेज भी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये इनफाइनाइट है और 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगर आर की वैल्यू स्मॉल आर है तो यहाँ रख के देखिए ई अपॉन 1 प्लस ये क्या हो जाएगा 1, दैट इज ई बाई 2, तो वोल्टेज बेटा क्या आ जाएगा ई बाई 2। और अगर आर की वैल्यू इन्फिनिटी है तो बेटा v क्या हो जाएगा, v का वैल्यू देखिए इन्फिनिटी मतलब क्या हो गया, यहाँ इन्फिनिटी 0 मतलब e हो जाएगा। अब आप इसको यहाँ देखेंगे ग्राफ में, तो बेटा ये ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 46 का आंसर क्या है बेटा, ऑप्शन नंबर ए। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। बेटा क्वेश्चन नंबर 47 डायरेक्ट एनसीईआरटी का है, इसको बिना देखे आप ऑप्शन नंबर सी टिक लगाएंगे। करंट डेंसिटी एनी स्क्वायर टाउ ई बाई एम होता है, ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि करंट डेंसिटी एनी स्क्वायर टाउ ई बाई एम होता है, तो डायरेक्ट आप आंसर यहाँ से लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो क्वेश्चन नंबर 48, बेटा टर्मिनल वेलोसिटी दी है कॉपर बॉल की जिसका रेडियस 2 mm है और टैंक है 20 डिग्री सेल्सियस का, 6.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। विस्कोसिटी ऑफ द ऑयल हमें जो है दी गई है, डेंसिटी दी गई है, डेंसिटी ऑफ ऑयल निकालना है। तो बेटा एक फॉर्मूला होता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज इक्वल्स टू 2r स्क्वायर डेंसिटी ऑफ कॉपर माइनस डेंसिटी ऑफ ऑयल, और इस ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए g अपॉन 9 टाइम्स टर्मिनल वेलोसिटी। बेटा क्या है यहाँ पे 9 टाइम्स वेलोसिटी दैट इज टर्मिनल। इसमें से आपको ये निकालना है, क्या निकालना बेटा, डेंसिटी ऑफ द ऑयल, ये कैलकुलेट करना है। सारी वैल्यूज आपको दी हुई है बेटा, इसको रख दो, इसको इधर ले आओ, इसको नीचे भेज दो, जी का वैल्यू भेज दो, आपका करेक्ट आंसर बेटा आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी दैट इज 1.66 into 10 to the power 3 kg per meter cube। इस फॉर्मूले से आप सॉल्व करेंगे बेटा, ये 9 है, 9 VT। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
सो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 49, अ सिलेंडर जिसकी हाइट है 30 मीटर इज कंप्लीटली फिल्ड विथ वाटर। इस तरीके से एक सिलेंडर है जिसका हाइट है 30 मीटर, ये दिया हुआ है, और यहाँ पे बेटा एक होल कर दिया, कितने हाइट पे, तो h हाइट पे, और ये जो पानी जाके गिर रहा है ये r डिस्टेंस दूर जाके गिर रहा है, और क्वेश्चन में r का वैल्यू हमें दिया गया है 30 मीटर, फिर से r का वैल्यू भी कितना है 30 मीटर दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में ये बताना है कि ये जो h है, स्मॉल h, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो बेटा यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, वेलोसिटी निकाल लो, v क्या होता है अंडर रूट 2g और h। अब ये h क्या है बेटा, ये h होगा इस बार, क्योंकि जितना ऊपर बचा है उतना ही h लेते हैं, तो 30 माइनस h, यहाँ लिख लीजिए 30 माइनस h, ये u आ गया। अब बेटा ये जो डिस्टेंस है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at लगा दूं, इनिशियल वेलोसिटी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन इज 0, तो ये हो जाएगा हाफ और gt स्क्वायर। तो बेटा t क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ 2h बाय g, 2h बाय g, t आ गया। तो बेटा रेंज कैसे आएगा यहाँ पे आप रेंज के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आप रेंज के लिए क्या करेंगे, r इक्वल्स टू u इंटू टी कर लो, u का वेलोसिटी वो u का वैल्यू ये, वेलोसिटी का वैल्यू ये रहा, v इंटू टी कर लीजिए, चलिए v लिखा है तो v का वैल्यू रख दीजिए, t का वैल्यू रख दीजिए, इसको बेटा सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और h का वैल्यू आएगा 15 मीटर्स, 15 मीटर बेटा यहाँ से आंसर आएगा। देखिए कैपिटल H यहाँ पे नहीं है, सिर्फ यहाँ पे H के फॉर्म में इक्वेशन बन जाएगी, इसे आप सॉल्व करेंगे तो 15 मीटर बेटा आपका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, क्वेश्चन नंबर 50। सो 50 क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है बेटा कि ए शेप ऑफ स्मॉल लिक्विड ड्रॉप इज जनरली स्फेरिकल। बिल्कुल सही बात, स्फेरिकल होता है, सरफेस टेंशन लगता है, स्फेरिकल होता है। बी क्या है, इसका रीजन दिया हुआ है हमें, द प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप इज ग्रेटर देन दैट ऑफ आउटसाइड। बेटा ये सही तो बोल रहा है, लेकिन ये इसको सपोर्ट नहीं कर रहा, इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगा बेटा, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो बेटा दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।